नमस्कार मित्रों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, करंट अफेयर का टॉपिक भी है और विषय वस्तु का टॉपिक भी है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा हो, क्योंकि करंट अफेयर है तो करंट अफेयर कहीं भी आ सकता है। वह है अमेरिकी राष्ट्रपति और एक समग्र अध्ययन। आज हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में गहन अध्ययन करने जा रहे हैं और आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे, तो आप तनाव मुक्त होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव 2020 में हुए थे। आपको ध्यान है, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। ये जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जिसका चुनाव चिन्ह गधा ही है, और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं थे। बेसिकली इनका चुनाव चिन्ह हाथी है और हाथी और गधे में टक्कर होती है और उसमें जो डंकी वाला पोर्शन है, जो बाइडेन है, वो जीत जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद, लेकिन चुनाव बहुत ही कसमकस हुए थे। आपको ध्यान है, उसमें काफ़ी संघर्ष भी हुआ था, वहाँ नरजातीय संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। अंततः जो बाइडेन जीत गए और 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ले लिए। लेकिन शपथ के साथ कई ज्वलंत मुद्दे भी सामने हैं। वैसे सिंपल परंपरा है अमेरिका के अंदर कि पूर्व राष्ट्रपति जो होता है वो परमाणु ब्रीफकेस वर्तमान राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस परंपरा को नहीं निभाया और वहाँ से निकल गए। ये परमाणु ब्रीफकेस वाली जो बात है, घटना है, ये अमेरिकन परंपरा को तोड़ती है, क्योंकि अमेरिका का संविधान परंपराओं पर ही आधारित है। बहुत संक्षिप्त संविधान है, 7 ही अनुच्छेद हैं, 1 पेज का अनुच्छेद है, संविधान है। इसके बावजूद अगर परंपराएं तोड़ेंगे तो संविधान भी टूट जाता है। लेकिन अब जो भी हुआ, ये घटनाएं बड़ी विस्तार पूर्वक हैं। तो हम आपको जो बाइडेन के बारे में पहले बताते हैं कि जिन्होंने चुनाव जीता, तो चुनाव जीतने के बाद तो उनकी क्या क्या बातें हैं। जो बाइडेन के बारे में क्वेश्चन आज हर परीक्षा में आ सकता है, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे आप नीचे रीट लेवल, पटवारी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, क्योंकि अब फर्स्ट ग्रेड में तो अमेरिका का संविधान पूरा ही है, कॉलेज लेक्चर में भी पूरा है, तो इसमें सारी परीक्षाओं में है। तो आपको ये पूरा ध्यान से सुनना है और पढ़ना है और समझना है, बाकी आप पर निर्भर करता है। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो बाइडेन पर। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं? 46वें। अब क्रमांक ध्यान रखना है, 46वें राष्ट्रपति हैं। सबसे उम्रदराज हैं। इनका जन्म 20 नवंबर 1942 को हुआ था। 78 वर्ष के हैं वर्तमान में। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं, वकील हैं। क्या है पेशे से? मूलतः वकील हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इनकी सैलरी जो अमेरिकी राष्ट्रपति की रहती है 4 लाख अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर है, हमारा एक, उनका $1 हमारे एक लगभग 72-75 रुपये के बराबर होता है। तो आप इस समझ सकते हैं कि सैलरी बहुत अधिक है। अन्य सुविधाएं और अलग हैं। लेकिन एक हुबर करके राष्ट्रपति रहे थे 1931 में, उन्होंने वेतनमान नहीं लिया था, रॉबर्ट हुबर। ये भी ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुबर ने वेतनमान नहीं लिया था। किस राष्ट्रपति ने लिया था? रॉबर्ट हुबर ने। इन्होंने वेतनमान नहीं लिया था। 31 में बने थे ये, और इन्होंने दान दे दिया था वेतनमान। तो ये भी ध्यान रखना है। अभी जो बाइडेन जो बने हैं राष्ट्रपति, बनते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले किए और ट्रंप की नीतियों में आधारभूत बदलाव किया। और बनते ही 20 जनवरी को शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने तुरंत अपना संभाला प्रशासनिक ढांचा और उसके साथ ही 17 फैसले ताबड़तोड़ कर दिए। उसमें से महत्वपूर्ण है, 7 मुस्लिम देशों पर रोक लगाई थी ट्रंप ने कि इनमें ट्रेवल आना जाना संभव नहीं, वीजा संबंध इन्होंने खोल दिया, आने दो। और मैक्सिको के साथ दीवार बना ली थी। मैक्सिको में इस्लामिक लोग रहते हैं, क्योंकि नरजातीयता की बात, श्वेतवाद की बात उन्होंने ज़्यादा की थी ट्रंप जी ने। तो जो बाइडेन सामाजिक समरसत्ता में विश्वास करते हैं, सामाजिक प्रेम में विश्वास करते हैं, सभी समाज को लेकर चलना चाहते हैं, उन्होंने मैक्सिको वाली दीवार हटाने के निर्देश दिए। चीन की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन की नीतियां ठीक नहीं है। उत्तरी कोरिया की भी आलोचना की और साथ में उन्होंने कहा, एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा ये धर्म जाति का संघर्ष नहीं होना चाहिए, पूरे अमेरिकियों को एक होना चाहिए, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा ये श्वेतवाद और ये ब्लैकवाद, निग्रोवाद ये उचित नहीं है। तो जो बाइडेन की नीतियां उदारता पर आधारित हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगी। इससे यूएनओ भी मजबूत होगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ में भी शामिल होने के निर्देश दे दिए। जहां ट्रंप ने हटने के निर्देश दिए थे, इन्होंने शामिल होने के। तो इससे पता चलता है कि आज वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव होगा। जो बाइडेन, क्योंकि अमेरिका विश्व की एकल महाशक्ति है,
इसलिए पूरी दुनिया में बदलाव होगा और सकारात्मक बदलाव के संकेत हमें मिलते हैं। इसके बाद हम जो बाइडेन के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि जो बाइडेन ने ये सारे फैसले लिए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी चर्चाएं हम करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या है क्या नहीं है। हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 2 में साफ प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में? 2 में ही है। मेनली अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में जो भी प्रावधान है 2 में ही है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। मैं दोबारा से सेंटेंस बोल रहा हूं क्योंकि जो जितनी हायर स्टडी करता है वहां पर ये अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। हाँ ठीक है, कांस्टेबल की परीक्षा है, रीट की परीक्षा है, उसमें अनुच्छेद ना पूछे, लेकिन सिंपली बात तो पूछ सकता है। अनुच्छेद 2 में प्रावधान है अमेरिकी संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। एक मुनरो विचारक उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक देशों में सबसे शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपति है। किसने कहा था? मुनरो ने। ये बात भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। उसके बाद अनुच्छेद 2 में ही बेसिकली उसके कार्यकाल की भी चर्चा है। अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसका जो है कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है, तो 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रणाली द्वारा होता है। कौन सी प्रणाली द्वारा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रणाली द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रणाली द्वारा होता है। इसमें 538 सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल होता है। कितने सदस्यों का होता है? 538 का, जो विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। जैसे ये लिख रहा है वाशिंगटन से 12, ओरियो से 7, तो ऐसे अलग अलग राज्यों से, टेक्सास से 38, ओकला से 7, ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये पूरा मैप में से हवाई द्वीप से 4, अलास्का से 3, तो फ्लोरिडा से 29, तो ये पूरा दिया हुआ है मैप में अलग अलग राज्यों से ये चुने जाते हैं। सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ये चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष मतदान होता है। लेकिन जब काउंटिंग करते हैं तो एक राज्य की एक साथ होती है इसमें। जैसे सिंपल है कि आपको वाशिंगटन का ही चुनना है, 12 सदस्यों को चुनना है। अब ये या तो 12 सीटें डेमोक्रेटिक की जाएंगी या रिपब्लिक की, एक साथ वाशिंगटन की काउंटिंग होगी। तो 12 अंक या तो बाइडेन को मिले या इसको मिले, ट्रंप को मिले, ऐसा होता है। एक साथ पूरे राज्यों की साथ साथ नहीं होती, एक राज्य की अलग काउंटिंग, दूसरे राज्य की अलग काउंटिंग, इस तरीके से काउंटिंग होती है। अब काउंटिंग के बाद जिसको 50% + 1 मतदान मिल जाता है वो फिर अपना बन जाता है राष्ट्रपति। यहाँ बाइडेन को काफ़ी बहुमत मिला, इसलिए बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। तो ये प्रतिनिधित्व प्रणाली, सीटों की संख्या भी बड़े एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख भी सकते हैं कि कहाँ से कितनी सीटें हैं, कोलंबिया से कितनी हैं, अलास्का से कितनी हैं। तो जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपका काम चलेगा। मेरा काम बताना था, मेरा काम कंप्लीट, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं। इसमें आप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब जानते हैं, घटाने की प्रक्रिया को महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है कि दोनों सदनों के विशेष 2/3 बहुमत चाहिए, तभी कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति हटाया जाएगा, अन्यथा उसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 2 उपधारा 4 में। अमेरिकी राष्ट्रपति देशद्रोह, भ्रष्टाचार, कदाचार के आधार पर महाभियोग अमेरिकी राष्ट्रपति पर लाया जा सकता है। भारत में तो केवल संविधान का अतिक्रमण है। अगर भारतीय राष्ट्रपति से तुलना करें महाभियोग की प्रक्रिया की, तो भारतीय राष्ट्रपति में तो क्या है, खाली संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जाता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति देशद्रोह, भ्रष्टाचार, कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर निश्चित है पहले प्रतिनिधि सदन में ही महाभियोग लाया जाएगा, उसके बाद फिर सीनेट में लाया जाएगा, और उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। भारत में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखना है। तो महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 2 उपधारा 4 में है। देशद्रोह, भ्रष्टाचार, कदाचार के आधार पर लाया जा सकता है। भारत में केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लाया जाता है। भारत में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अमेरिका में केवल कहाँ लाया जाएगा, प्रतिनिधि सदन में। ये छोटी छोटी बातें तो आपको ध्यान ही रखनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सदन में लाया जाएगा, उसके पारित होने के बाद सीनेट में जाएगा। सीनेट में उस समय अध्यक्षता कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो अध्यक्षता करेगा। अमेरिका में अब तक 5 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लाया गया है, पारित किसी के खिलाफ नहीं हुआ,
लेकिन लाया गया है, उनके नाम भी ध्यान रखना है। 1867 में एंड्रयू जॉनसन पर लाया गया, 1974 में निक्सन पर लाया गया वाटरगेट कांड के मामले में। कई बार पूछ लेता है वाटरगेट कांड किससे संबंधित है, तो वो भी ध्यान रखना। 98-99 में क्लिंटन पर मोनिका लेविंस्की के मुद्दे पर लाया गया था, यानी कि कदाचार के मुद्दे पर लाया था। बराक ओबामा पर हेल्थ पॉलिसी के मुद्दे पर लाया गया है। फिर ट्रंप महोदय पर भी लाया गया है। ट्रंप महोदय पर 13 जनवरी 2021 को, अभी 13 जनवरी 2021 पर महाभियोग प्रतिनिधि सदन में पारित किया गया। क्यों किया गया वो सुन लो। आपको ध्यान है, जैसे ही चुनाव की काउंटिंग कंप्लीट हुई थी, उसमें जॉन बाइडेन को बहुमत मिली थी, उसके बाद जो ट्रंप के समर्थक थे उन्होंने अमेरिकी संसद पर हमला बोल दिया था 6 जनवरी को। इसी कारण से लाया गया है। तो मैंने बताया भी 6 जनवरी को समर्थकों के साथ अमेरिकी संसद पर हमले के कारण बेसिकली ट्रंप पर महाभियोग लगाया गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना। इसके बाद हम अगली बातें भी आपको बताते हैं। अब भारत और जो बाइडेन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि भारत के बारे में जो बाइडेन ने क्या कहा है। तो भारत अमेरिकी संबंध इसमें मजबूत होंगे, क्योंकि जो बाइडेन उदार हैं और कहीं ना कहीं नृजातीय संघर्ष पर के स्थान पर नृजातीय समरसत्ता पर, सहयोग पर बल देते हैं। और भारत भी विविधता में एकता रखता है। भारत में तो अनेक जाति धर्म के लोग हैं। हमारी संस्कृति बहुत ही महान है, क्योंकि हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारा एक ऐसा बगीचा है जिसमें अनेक प्रकार के फूल हैं। इसलिए उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया, और साथ में उन्होंने कहा भारतीय मूल्य और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए, सम्मान है, सम्मान करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में 30 भारतीयों को उन्होंने राष्ट्रपति प्रशासन टीम में भी शामिल किया है। तो इससे क्या है, भारत के साथ संबंध मजबूत होंगे, और जो भारतीयों को अभी तक वीज़ा आदि में दिक्कत आ रही थी उनको भी अब आसानी से मिल पाएगा। तो जो बाइडेन की नीतियों का भारत अमेरिकी संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि जब जब रहे हैं तो हमारे साथ संबंध इनके मजबूत ही हुए हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी, चाहे क्लिंटन जी हों चाहे ओबामा जी हों, हमारे और भारत अमेरिका संबंध मजबूत हुए हैं। तो हम आशा करते हैं इस काल में भी संबंध मजबूत होंगे। तो क्योंकि भारत की संस्कृति और जो बाइडेन के विचार काफ़ी हद तक मैच करते हैं, हमारे मूल्य, संस्कृति और राजनीति विचार और जो बाइडेन से मैच करते हैं। उदारता, यही है हमारे यहाँ उदारता, सहयोग, प्रेम, ये हमारी मूल संस्कृति है, यही हमारा संविधान है। और इसका सम्मान उन्होंने करने की बात भी कही है, और नो डाउट इससे संबंध भी मजबूती से आएंगे। अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कुछ और भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में मैंने इतना तो आपको बता दिया। अब इसका कार्यकाल जो होता है वो भी, कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। कितने बार से अधिक? 2 बार से अधिक। निर्वाचन उसका 2 बार से अधिक नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा बेसिकली 22वें संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किया गया था। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? 22वें संशोधन अधिनियम एक्ट लिख देता हूँ मैं, 1951 द्वारा ये प्रावधान किया गया था। 1951 कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। वैसे ये प्रथा जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने ही शुरू कर दी थी। उन्होंने मना कर दिया था कि तीसरी बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहीं से परंपरा बनी, उसके बाद ये संवैधानिक प्रावधान भी कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। इसके बाद आपको ये तो मैं बता ही चुका हूँ, शपथ कब लेता है वो? 20 जनवरी को लेता है। 20 जनवरी को शपथ लेता है अमेरिका का राष्ट्रपति। ये भी प्रथा है, परंपरा है। ये परंपरा शुरू की गई थी 20वें संशोधन अधिनियम द्वारा। कब की गई थी? 20वें संशोधन अधिनियम 1933 द्वारा। अब ये जो हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं वो संशोधन अधिनियम भी थोड़ा ध्यान रखें। तो बाकी को तो ज़रूरत नहीं है, छोटे एग्जाम वालों को, बड़े एग्जाम वालों को ये भी ध्यान रहना चाहिए कि भाई 20वें संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रथा शुरू की गई थी। तो इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात और थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, तो आप इसमें अगर तनाव नहीं लेते हैं। ये है कि मान लीजिए कई बार क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हुए, किसी भी व्यक्ति को 50% +1 मत प्राप्त नहीं हुए, ये जो आंकड़ा है बहुमत का प्राप्त नहीं हुए, तो क्या होगा? दोबारा चुनाव होंगे, क्या होगा? कुछ नहीं। उस समय ऐसी परिस्थिति में प्रतिनिधि सदन जो वहाँ के संसद का निम्न सदन है, वहाँ 2 सदन हैं, निम्न सदन प्रतिनिधि सदन है,
बेसिकली जिसमें 435 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। उस सदन सीनेट है जिसमें 100 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बेसिकली जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सदन, वो क्या करता है, पहले 3 स्थान पर आए उम्मीदवारों में से कोई एक राष्ट्रपति चुन लेता है। और उस समय राज्य मतदान कैसे करते हैं सीनेट के सदस्य, बेसिकली राज्य के हिसाब से मतदान होता है, व्यक्ति के रूप में मतदान नहीं होता, सदस्य के रूप में मतदान नहीं होता। मान लीजिए किसी राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं, 2 ही चुने जाते हैं, प्रत्येक 50 राज्य हैं वहाँ 2-2 चुने जाते हैं, तो एक ही वोट रहेगा एक राज्य का, चाहे 2 सदस्य हों। तो इस तरीके से वहाँ राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अगर किसी को बहुमत ना मिले तो ये छोटी बात भी आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, तो इसमें तनाव भी नहीं लेना है। तो आप किसी पुस्तक से पढ़ सकते हैं, मैगजीन से पढ़ सकते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट और शार्प बच्चे हैं आज के युवा वाले, हाई टेक बच्चे हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, सारे देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने से भी नकारात्मक। मैंने कहा ना कि आप पॉलिटी वाला पोर्शन देखें तो राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ का देखें, ज़्यादा अच्छा है, करंट भी जोड़ के बता देगा आपको अपने आप। और बाकी हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञों को देखें, अब ये नहीं सबकी यूट्यूब देख रहे हैं तो आंखें खराब हो जाएंगी, ज़्यादा भी नहीं देखना है हिसाब से, तो सारी चीज़ें तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम आगे चीज़ें कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी चर्चा करेंगे, तो मैं राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी चर्चा करने जा रहा हूँ, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो वो भी हम चर्चा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, भाई प्रशासन का तो मेन केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, कार्यकाल निश्चित है, उस संसद महाभियोग के अतिरिक्त राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती, उस पर कोई फिर उस पर नियंत्रण नहीं रहता, वो प्रशासन का सर्वे सर्वा होता है पूरा। पर विदेश संबंधों का संचालन भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसे सीनेट से अनुमति लेनी पड़ती है। एक्चुअली अमेरिका में चेक व बैलेंस, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है कि कोई भी निरंकुश भी ना हो, इसलिए चेक एंड बैलेंस का, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के साथ साथ ये भी अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण तो क्या होता है, तीनों अंग अलग अलग रहेंगे। शक्ति पृथक्करण का नियम क्या है, जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था कि सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग अपने अलग अलग कार्य करेंगे, तो शक्ति पृथक्करण। नियंत्रण व संतुलन क्या, कि तीनों अंग एक दूसरे को संतुलित भी करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद ला सकती है, ये क्या है, राष्ट्रपति पर नियंत्रण हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति को भी शक्तियां हैं, काफ़ी विधायी शक्तियां हैं, तो वो दोनों नियंत्रण व संतुलन का नियम यहाँ बेसिकली अपनाया गया है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ अमेरिका की मूल विशेषता है शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन, जैसे मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, उसको अमेरिका ने अपने संविधान में फॉलो किया है। इसके बाद मित्रों हम आते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों में पहले देखते हैं विधायी शक्तियाँ। मैंने प्रशासनिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ बता दी, विधायी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। एक तो राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है और विशेष सत्र आउट कर सकता है। देखो भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में अंतर क्या है कि संदेश तो हमारा भी अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति भेजता है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी संदेश भेज सकता है संसद को। हमारे यहाँ सामान्य सत्र भी 85 के तहत कौन आउट करता है, राष्ट्रपति, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, केवल विशेष सत्र की अनुमति ही दी जाती है। किसकी अनुमति दी जाती है, विशेष सत्र। सामान्य सत्र तो अपने हिसाब से वो आयोजित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना, केवल विशेष सत्र का आयोजित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल, वो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अध्यादेश की शक्ति भी है। तो संदेश भेजने की है, विशेष सत्र की है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसके अलावा वीटो पावर भी, निषेधाधिकार शक्तियां भी हैं विधायी शक्तियों में। अब निषेधाधिकार शक्तियां क्या होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। वीटो पावर बोलते हैं यानी कि विधायिका के जो विधायक हैं उनको रोकने की शक्ति। 2 प्रकार की हैं, हमारे यहाँ तो 3 प्रकार की हैं राष्ट्रपति के पास कि वीटो पावर, विधायी वीटो पावर, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 2 ही हैं। पहले मैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में बता देता हूँ 3 कौन कौन सी हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 है। पहला है सस्पेंसरी वीटो, निलंबनकारी वीटो, यानी कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद के को विधेयक, कोई विधेयक आया राष्ट्रपति की सिग्नेचर करने के लिए, वो पुनर्विचार के लिए भेज दे, इसको कहते हैं सस्पेंसरी वीटो। यह शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी है। तो सस्पेंसरी वीटो है, कौन सा वीटो है, सस्पेंसरी, तो ये ध्यान रखना है, सस्पेंसरी तो है
अमेरिका वाले के पास भी, ये तो है। दूसरा जो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जे भी निषेधाधिकार कहते हैं। भारत में क्या होता है, कोई विधेयक आया संसद द्वारा पारित हो गया तो राष्ट्रपति उस पर ना तो हाँ बोलता है ना बोलता है, बस कहता है अभी पढ़ रहा हूँ, रोके रखता है, उसको रोके रखता है। तो इतने संसद का सत्र समाप्त हो जाता है, वो उसी के पास रहता है, राष्ट्रपति रुक जाता है। तो पॉकेट वीटो ज्ञानी जैल सिंह ने किया भी था डाक संशोधन के मामले में, तो हमारे यहाँ उदाहरण भी है। तो वही है बेसिकली, तो वहाँ भी पॉकेट वीटो है, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ कोई निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है भारत में कि भाई पॉकेट वीटो कब कितने समय के लिए क्या, वहाँ एक समय का भी उल्लेख है। अमेरिका के राष्ट्रपति में कि 10 दिन और अवकाश के दिन मिलाकर वो रोक सकता है। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करता है, लास्ट के 10 दिन जब सत्र चल रहा हो, सत्र में लास्ट 10 दिन बचें या 12 दिन बचें, 2 दिन अवकाश के आ जाएं, तो तब वो क्या कर सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। भाई सत्र लैप्स हो जाएगा इतनी देर में, तो उसके पास भी पॉकेट वीटो है। ये 2 पावर तो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के। हमारे यहाँ तीसरे प्रकार का निरंकुश वीटो भी है। निरंकुश वीटो का मतलब साफ इनकार कर देना। जैसे सिंपल है कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक है उसके मामले में राष्ट्रपति साफ इनकार कर सकता है। राजस्थान राज्य विधानसभा पारित कर दे कोई विधेयक, या हरियाणा की विधानसभा कर दे, उसके मामले में राष्ट्रपति साफ इनकार कर सकता है। वहाँ ऐसी कोई निरंकुश वीटो की शक्ति नहीं है। 2 प्रकार के वीटो पावर है, ये आपको ध्यान में रखना है। बार बार पूछता है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो है, और ऐसे कौन से वीटो हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत राष्ट्रपति दोनों के पास हैं। ये तो एक्स्ट्रा क्या है भारत के राष्ट्रपति के पास, निरंकुश वीटो, एब्सोल्यूट वीटो है जो राज्य के संदर्भ में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। फिर इसके अलावा शिष्टाचार का एक प्रावधान हो रहा है वहाँ। शिष्टाचार कर्टियस सीनेट के बारे में है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। शिष्टाचार के मामले में शिष्टाचार का प्रावधान है कि राष्ट्रपति क्या करता है, शिष्टाचार के नाते सीनेट के सदस्यों की राज्यों के मामले में नियुक्तियों के संदर्भ में सिफारिशें स्वीकार कर लेता है। भाई सीनेट के जो मेंबर रहते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ पर इस अधिकारी को अपॉइंट कर दो, इसको कर दो, तो राष्ट्रपति सामान्यतः मान लेता है। ये शिष्टाचार है, वहाँ की नैतिकता है। और इसीलिए क्या है, सीनेट के सदस्य भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति कोई विधेयक भेजता है तो उसको पारित कर देते हैं, ये भी नैतिकता। तो एडजस्टमेंट हो गया। तो ये कर्टियस प्रथा भी, शिष्टाचार प्रथा भी वहाँ चलती है, सीनेट के अंदर चलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है शिष्टाचार, ये बेसिकली शिष्टाचार ये है कि राष्ट्रपति ने जो विधेयक पारित किया है उसको सीनेट के सदस्य स्वीकार कर लेंगे, और सीनेट के सदस्यों ने जो नियुक्तियों की सिफारिश राष्ट्रपति से की है उसे राष्ट्रपति स्वीकार कर लेगा। ये शिष्टाचार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान सारे आपको पता रहने चाहिए। इसके अलावा आपको क्षमादान की शक्तियाँ भी उसके पास हैं। क्षमादान की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। आप कहेंगे भारत के क्षमादान में और वहाँ के क्षमादान में क्या अंतर है, मैं थोड़ा उस पर, जहाँ क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा वहाँ पर पंच करना है। देखो बेसिकली है, हमारे यहाँ पहल करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली, पहले मंत्री परिषद पहल करेगी, राष्ट्रपति तो उस पर एक्शन लेगा। वहाँ वो राष्ट्रपति पहल कर सकता है, शुरुआत कर सकता है समाधान देने के लिए। हमारे यहाँ नाम तो होता है राष्ट्रपति का, लेकिन वास्तव में पहल केंद्र सरकार करती है, मंत्री परिषद करती है, और वो भेजती है राष्ट्रपति के पास। तो पहल करने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, क्षमादान मामले में भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ क्षमादान संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची तीनों मामले में हो सकता है। वहाँ केवल वो संघ सूची के मामले में कर सकता है, राज्य सूची के मामले में वहाँ गवर्नर करता है। हाँ, मृत्युदंड दोनों माफ कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें जब आपको क्लियर हो जाए तो आप इसको समझ जाना। दोबारा से ध्यान रखना है, अमेरिका का राष्ट्रपति क्षमादान में पहल कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति पहल नहीं कर सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल संघ सूची में क्षमादान कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति संघ, समवर्ती, राज्य सूची तीनों के मामलों में क्षमादान कर सकता है। ये भी ध्यान रखना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक दंड को भी दोनों माफ कर सकते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए क्षमादान के मामले में। इसमें आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए और इसमें आपका पूरा काम भी चल जाना चाहिए। तो ये बातें सारी आपको राष्ट्रपति के बारे में पता रहेंगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे और सफलता की उस सीढ़ियाँ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आगे, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो है, वहाँ स्वतंत्रता पर बल दिया था, ये तो आपको पता है। अमेरिका में, अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है लिबर्टी पर। तो वहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी
वहाँ के संविधान का, वहाँ के लोगों का, नागरिकता का प्रतीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो वहाँ स्वतंत्रता पर विशेष, वहाँ के संविधान में स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। अब मैं थोड़ा वहाँ की जो नई राष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस, सुश्री कमला हैरिस, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं, 49, और पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कैसी हैं? पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। देखो भारत कितना प्रगतिशील है, ये देख लो। भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं बन चुकी हैं। अमेरिका में आज तक पहली बार उपराष्ट्रपति महिला अब बनी है। इसलिए मैं कहता हूं, हरीश गुलाटी के इस कथन का समर्थन करता हूं, भारतीय लोकतंत्र अमेरिकी लोकतंत्र से श्रेष्ठ है। इस मामले में हमारे यहाँ सामाजिक न्याय, लिंग न्याय अधिक है। वहाँ खाली बस प्रगति हो सकता है, वैश्वीकरण हो सकता है। हमारे यहाँ तमिलनाडु मॉडल है, तो वहाँ पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये बेसिकली एशिया अफ्रीका मूल की हैं। कहाँ की हैं? एशिया अफ्रीकी मूल की हैं। वास्तव में इनकी माताजी ना भारतीय थी, भारत से गई थी अमेरिका। ये बातें ध्यान रख लेना। पहला क्या, 49वीं राष्ट्रपति हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, एशिया अफ्रीका मूल की हैं, इनकी माताजी भारतीय थी, भारत से अमेरिका गई थी। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं विदाई भी चाहूँगा, लेकिन एक सूचना देना चाहूँगा। हम अपना ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं NLM, AD शर्मा NLM के नाम से, और बहुत जल्द आपके सामने होगा। इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।